नसें हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है और स्वास्थ्य के हर पहलू पर तंत्रिका का असर होता है, यानी सोचने समझने की क्षमता जो है कमजोर हो जाती है। तो उसमें इसको वर्टिब्रा बोल रहे हैं, उनके बीच में ये न्यूक्लियस हर्निएट होता है, हो जाएंगे, झंझनाहट हो सकती है, दर्द हो सकता है, सुन्नपन हो सकता है। हेलो दोस्तों, इस एजुकेशनल चैनल के एक एजुकेशनल टॉपिक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं तंत्रिका यानी नर्व्स के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका जो है, नसें जो हैं, समय के साथ क्यों कमज़ोर हो जाती हैं और इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके क्या लक्षण होते हैं, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। नस यानी तंत्रिका, आम बोलचाल की भाषा में जिसको हम नस कहते हैं, वो तंत्रिका यानी नर्व की बात हो रही है। नर्वस सिस्टम जो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, ये जैसे आपके घरों में बिजली की तारें फैली हुई हैं और उसमें बिजली दौड़ती है, ठीक उसी तरह से तंत्रिका यानी नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और इसमें जो इम्पल्स होती है वो ट्रैवल करती हैं, जिसकी वजह से हम सारी सेंसेशन को, सारे किसी पेन को हम लोग महसूस करते हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्व में, इस तंत्रिका में कहीं भी अगर आघात पहुंचता है, कहीं भी चोट पहुंचती है, कोई डिजीज होता है, कोई रोग होता है, तो उसकी वजह से जो पेन होता है वो नर्व पेन कहलाता है। और इस टॉपिक में हम एक और खास डिजीज की बात करेंगे जिसको शियाटिका कहते हैं। तो शियाटिका बोले या साइटिका बोले, ये एक खास नर्व है जो कि कंप्रेशन यानी कि उस पर कोई दबाव पड़ता है या कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो जो पेन होता है वो साइटिका का दर्द कहलाता है। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारे पूरे शरीर में जो सिस्टम्स हैं, जो वेरियस सिस्टम्स हैं, जो विभिन्न तंत्र प्रणाली है, उसको 9 सिस्टम्स में बांटा गया है, यानी 9 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। उनमें से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम एक है। उसके अलावा 8 और जो सिस्टम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो तंत्रिका सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि हमारा दिमाग, और जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड यानी जो नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है, उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गिनती करते हैं। और पेरिफेरल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जो नर्व्स हैं उसको हम देखते हैं। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें मस्कुलर सिस्टम दिखाया गया है और इसके जो राइट साइड में आप देख रहे हैं इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है और बीच में जो आप डायग्राम देख रहे हैं नीचे वाला, ये नर्वस सिस्टम है। तो जो नसें कमजोर हो जाती हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि जो नसें हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है और स्वास्थ्य के हर पहलू पर तंत्रिका का असर होता है, यानी नर्वस सिस्टम हर तरीके से अफेक्ट करती है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी याददाश्त कैसी है, आप किस तरीके से महसूस करते हैं, आपके विभिन्न अंग किस तरीके से काम करते हैं, आपकी बॉडी बैलेंस कैसे करती है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपकी श्वसन प्रणाली जो है कैसे काम करती है, आपकी पाचन क्रिया कैसे काम कर रही है, दुरुस्त तरीके से काम कर रही है, और विभिन्न सिचुएशंस में, विभिन्न हालातों में आपकी बॉडी और आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रहा है। तो नर्वस सिस्टम को आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी बॉडी के डे टू डे फंक्शंस को मेंटेन करने में। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो नसें कमजोर हो जाती हैं समय के साथ, उनमें जो लक्षण आते हैं वो किस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। पहला है सुन्नपन यानी नमनेस। किसी अंग के किसी भी छोटे से छोटे हिस्से में या बड़े हिस्से में यदि सुन्नपन होता है, वहाँ की सेंसेशन कम होती है, वहाँ से टच एंड फील नहीं कर पाते, तो उसको नमनेस कहते हैं। दूसरा जो सिम्टम है वो है झंझनाहट। जो एक तरह से झंझनाहट होती है, बिजली जैसी करंट लगता है, उसको टिंगलिंग बोलते हैं। इसमें लॉस ऑफ सेंसेशन भी हो सकता है, या अलग तरीके से जो उसमें टच एंड फीलिंग की जो सेंसेशन है वो कुछ अलग तरीके से हो सकती है। अगला जो लक्षण है वो किसी अंग का कमजोर हो जाना। कोई भी अंग यदि वीकनेस आ जाए, जैसे मसल वीकनेस, या उसमें स्ट्रेंथ जो होती है वो कम हो जाए, तो ये एक लक्षण होता है। और इसके अलावा सोचने समझने की क्षमता जो है कमजोर हो जाती है, उसको इनएबिलिटी टू थिंक क्लियरली, ये भी एक नर्वस सिस्टम के कमजोर होने का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। एज के साथ तो सोचने और समझने की क्षमता कम होती है, लेकिन किसी डिजीज कंडीशन में, यंग एज में भी ब्रेन में ये चेंजेस आ सकते हैं, जिसको हम एट्रोफिक चेंजेस बोलते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। नसें जो कमजोर हो रही हैं
वो आखिर कमज़ोर होने का कारण क्या हो सकता है? तो एक तो बढ़ती उम्र जो हम देख रहे हैं, ऐज के साथ-साथ नसें जो हैं कमज़ोर होती हैं, ब्रेन में एट्रोफिक सिम्पटम्स आने लगते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ नसें कमज़ोर होती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कि संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाए, किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल, वायरल या और भी किसी का इन्फेक्शन बॉडी में होता है और नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, तो वहाँ से नसों को कमज़ोर करता है। आगे की बात करें तो नसों का चोटिल होना, नसों पे दबाव पड़ना यानी कंप्रेशन जो पड़ता है, नसों में इन्फ्लेमेशन होना और नसों का डीमाइलिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीमाइलिनेशन को आप समझिए, जितने नर्व्स हैं, नर्व्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। इस माइलिन शीथ में एज के साथ या कोई इन्फेक्शन के साथ या कोई कंप्रेशन के साथ माइलिन शीथ जब कमज़ोर होने लगती है, गलने लगती है, तो उसको डीमाइलिनेशन बोलते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कारण है तंत्रिका के कमज़ोर होने का और बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन में जो कि माइलिन शीथ को अफेक्ट करती हैं और तंत्रिका को कमज़ोर करती हैं। उसके अलावा बात करें तो फौजिंग जो हम भोजन खाते हैं उसमें पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाती है, जैसे कि विटामिन बी। विटामिन बी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषण का काम करता है नर्वस सिस्टम के लिए यानी तंत्रिका सिस्टम के लिए, उसमें विटामिन बी की कमी भी एक कारण बनती है जो कि नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करती है। और रोगों की बात करें तो जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज़, डायबिटीज़ हम सब जानते हैं कि नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, ये भी नर्वस सिस्टम को कमज़ोर बनाता है। इसके अलावा और भी कई तरह की न्यूरोपैथी हैं। न्यूरोपैथी यानी नर्वस सिस्टम के पे जो अफेक्ट करने वाली डिजीज़ हैं, वो नसों को कमज़ोर करती हैं। थायराइड सिंड्रोम जो है, थायराइड से रिलेटेड डिजीज़ अपने आप में नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा बाकी सिस्टम पे भी थायराइड सिंड्रोम अफेक्ट करता है, थायराइड का कम होना या ज़्यादा होना। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिससे कि नसें कमज़ोर होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं शियाटिका के बारे में। शियाटिका यानी कटी स्नायु शूल या गृद्धसी। इसमें आप देख रहे हैं कि जो नर्व होती है वो दबती है, उसकी वजह से पैरों में और जो है कमर में पेन होता है। ये जो गृद्धसी नाम पड़ा है ये आयुर्वेदा से लिया गया है। जो शाइटिका का पेन होता है इसमें जो इंसान की जो पोजीशन होती है ना चलने की, वो वल्चर के जैसी हो जाती है। वल्चर यानी गिद्ध के जैसी, इसलिए इसका नाम वहीं से आया है, गृद्धसी। आयुर्वेद में इसको बोला गया है शाइटिका। तो आगे चलते हैं। शाइटिका जो है, शाइटिका में क्या होता है कि शाइटिक नर्व रीढ़ से निकलकर कूल्हे की हड्डी से होते हुए पैरों को सप्लाई करती है। ये शियाटिका की जो शियाटिक नर्व है उसकी एनाटॉमी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में रीढ़ की हड्डियों से निकलकर ये कूल्हे में से होते हुए पूरे पैर को सप्लाई करती हैं हील से टो तक। शाइटिक नर्व के जरिए ही आप अपने पैरों को नियंत्रित कर पाते हैं और पैरों में महसूस कर पाते हैं ठंडा गर्म या जो भी फीलिंग आती है वो शियाटिक नर्व के द्वारा जो इम्पल्सेस होती हैं ट्रैवल करती हैं टुवर्ड्स रीढ़ की हड्डी में और फिर इसके बाद ये ब्रेन में जाती हैं। तो आप जो फील करते हैं, जो फीलिंग करते हैं, जो महसूस करते हैं, जो पैरों को कंट्रोल करते हैं, जो आप चलते हैं, ये सब शाइटिक नर्व के द्वारा होता है। तो शाइटिक नर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इस शियाटिक नर्व में कहीं पे भी कंप्रेशन होता है या कोई इसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है तो दर्द होता है। दर्द कमर से लेकर कूल्हों और पैरों तक बहुत तेज दर्द, जलन और सुन्नपन होने की समस्या होने लगती है जब ये शियाटिक नर्व इन्फ्लेम्ड या कंप्रेस्ड होती है। आमतौर पर ये जो साइटिका का दर्द है ये 30 साल के बाद ही होता है, क्योंकि यंग जो ग्रोइंग एज में तो जो बोन्स होती हैं वो ग्रो हो रही होती हैं, लेकिन 30 ईयर के बाद ऑलमोस्ट जो प्रेशर पड़ता है, बेशक कोई काम कर रहे हैं या फिर किसी प्रोफेशन की वजह से जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से कंप्रेशन होता है तो शियाटिका का दर्द होता है। शियाटिका पेन एक अस्थायी दर्द है यानी टेम्परेरी पेन है जो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। तो आगे देखते हैं शियाटिका के बारे में। और तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करते हैं शियाटिका दर्द की वजह, थोड़ा सा हमने पिन पॉइंट किया। शियाटिका दर्द की वजह जो एक स्लिप डिस्क है, स्लिप डिस्क जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, कारण है कि स्लिप डिस्क यानी हर्निएटेड डिस्क शियाटिका दर्द की वजह। आप ये देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो मनके हैं, मनके आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पे पिक्चर में है 33 यानी 33 मनके हैं, एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं एक मनका ये है, एक मनका ये है। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में मेडिकल टर्म्स में इसको वर्टिब्रा बोल रहे हैं। उनके बीच में ये जो आप ब्लूइश कलर का देख रहे हैं ये है कुशन, और ये जो येलो कलर की आप देख रहे हैं निकल रही है ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये इसकी नर्व रूट्स हैं।
अब जब ये इसमें कंप्रेशन आता है तो होता क्या है कि जो इसकी डिस्क है, अब इस वाले पिक्चर में आप देखिए, इसमें डिस्क में बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस हर्निएट होता है और हर्निएट होने के बाद जो नर्व रूट को कंप्रेस करेगा तो ये नर्व रूट जहां जहां सप्लाई कर रही है वहां उस एरिया में सिम्टम्स यानी लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। झंझनाहट हो सकती है, दर्द हो सकता है, सुनपन हो सकता है। तो ये है स्लिप डिस्क। दूसरा है स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस यानी संकरापन। ये आप देख रहे हैं इस वाली हड्डी में, इस वाली पिक्चर में आप आ जाइए। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है एरिया है, ये इसमें से जो स्पाइनल कॉर्ड है पास कर रही है। अगर ये एरिया जो स्पाइनल जो वर्टिब्रा का स्पाइनल वाला ये एरिया है, इसमें अगर संकरापन आएगा तो यहाँ पे कंप्रेशन होएगा जो कि स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है। तो जब ये संकरापन आएगा तो जहां जहां इसके नीचे जो नर्व्स पास कर रही है वहां वहां पे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये स्पाइनल स्टेनोसिस है, यानी संकरापन होने की वजह से यहाँ पे सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। आगे बात करते हैं, एक है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो वर्टिब्रा है, इसकी जो नीचे वाली लेयर और ये जो है बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसको डिटेल में हम बाद में लेंगे। तो स्लिप डिस्क यानी हर्निएटेड डिस्क और स्पाइनल स्टेनोसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी रीजन है जो साइटिका दर्द की वजह बनता है। बात करते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ये जो हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हड्डियों का अलाइनमेंट खराब हो, यानी जिस पोस्चर में हम चलते हैं वो पोस्चर अगर बिगड़ जाए, टेढ़ापन आ जाए, यानी अलाइनमेंट इसका बिगड़ जाए, तो ये भी एक साइटिका पेन का इंपॉर्टेंट रीजन है। उम्र के साथ साथ बॉडी का पोस्चर में बदलाव आता है जिसकी वजह से भी ये समस्या हो सकती है, यानी साइटिका का दर्द हो सकता है। तो स्लिप डिस्क, स्पाइनल स्टेनोसिस और रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट खराब होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है साइटिका पेन के लिए। अन्य साइटिका की दर्द की वजहों की बात करते हैं तो उसमें मधुमेह यानी डायबिटीज, वजन ज़्यादा होना, वेट का जाना होना, जो वजन बढ़ जाता है उसकी वजह से भी जो वर्टिब्रल कॉलम है रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर आता है। नियमित रूप से व्यायाम नहीं करना, ऊंची एड़ी के जूते पहनना, ऐसे गद्दे पर सोना जो बहुत सख्त या बहुत नरम हो, किसी भी प्रकार से कमर पर झटका लगना या कमर पर चोट लगना जिससे रीढ़ की हड्डी पे चोट लग रही है, कमर पे चोट लगती है। जो लोग ज़्यादा खड़े रहते हैं या फिर ज़्यादा चलने का ही काम है जिनका, और जो बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं जिम में जाकर, जो बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं, जो कठिन बिस्तर पर सोते हैं, या फिर जिनका ट्रैवलिंग का काम बहुत ज़्यादा है, गाड़ियों की पे सवारी करने का काम ज़्यादा है, ऐसे लोगों में साइटिका का दर्द ज़्यादा देखा जाता है। तो साइटिका पेन ऐसे पर्सन्स में जो है ज़्यादा मिलता है। और साइटिका बीमारी एक बार होती है, शुरुआत होती है, तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं ये देखिए कि दर्द और जो तकलीफ है, जहाँ जिस रास्ते में जो सियाटिक नर्व सप्लाई कर रही है उस रास्ते में जहाँ जहाँ सप्लाई करती है वहाँ वहाँ पे सिम्टम्स यानी लक्षण आते हैं, तो उसको हम लोग रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। ज़्यादातर दर्द पीठ में भी हो सकता है, पीठ के निचले और पैर के नीचे मध्यम से गंभीर दर्द भी महसूस हो सकता है। पीठ के निचले हिस्सों में सुन्नपन आ सकता है, झंझनाहट आ सकती है, कमजोरी हो सकती है। पैर की उंगलियों में सुई चुभने जैसा दर्द भी हो सकता है जिसको हम झंझनाहट बोल रहे हैं। बैठने पे जो पैर का दर्द बढ़ जाता है, यानी बैठने पे जब कंप्रेशन बढ़ जाएगा हमारा, जब भी पोस्चर चेंज होएगा तो जो नर्व का रूट है, जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखी थी, जो नर्व रूट का कंप्रेस होगी उस पर दबाव पड़ेगा तो पैरों में दर्द होएगा। जब चलेंगे थोड़ी दूर जो है चलने पे तकलीफ होती है क्योंकि वहाँ पे जो तंत्रिका है दब रही है, नर्व रूट जो है दब रही है। और कई बार जब कंडीशन ज़्यादा सीवियर होती है तो जो मोशन पास होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जो यूरिन पास करना वो भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है, यानी उस पे से जो कंट्रोल होता है पेशेंट का खो जाता है। यूरिन अपने आप निकल जाएगा, अपने आप बिस्तर पे जो मोशन पास हो जाएगा। तो यहाँ तक भी अगर जो सिम्टम है, जो डिजीज़ है, अगर ऐसी गंभीर होगी तो ऐसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। यदि ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपकी पूरी डॉक्टर हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे कि दर्द कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। कमर पे कोई चोट तो नहीं लगी है, या किसी बीमारी का इलाज तो नहीं हुआ, या किसी बीमारी से जूझ तो नहीं रहे हैं।
डिपेंड करता होता है कि आपके जो सिम्टम्स क्या है उसके हिसाब से इमेजिंग होगा। इमेजिंग में एक्सरे हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, जिससे आपके रीढ़ की हड्डियों के बारे में देख सकते हैं कि अगर जैसे कि हमने बात की कि जो स्पाइनल सिस्टम है, रीढ़ की हड्डी में हर्निएटेड डिस्क सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज है, सबसे आम जो कारण बनता है, उसको देखने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो तंत्रिका परीक्षण यानी नर्वस कंडक्शन स्टडीज होती हैं कि जो कंडक्शन सिस्टम कैसा है, तो इन सब को देख के डायग्नोसिस पिन पॉइंट किया जाता है कि क्या कहीं पे नस दब रही है, तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से सिम्टोमेटोलॉजी बनती है उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो शाइटिका के इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो पहले हमने बात की थी कि शाइटिका का जो दर्द होता है अस्थायी होता है, क्योंकि कोई नर्व रूट कहीं दब रहा है या बॉडी पोस्चर की वजह से दब रहा है। जब इंसान थोड़ा सा अपना बॉडी पोस्चर ठीक करता है और व्यायाम करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये शाइटिका का पेन अपने आप ठीक हो जाता है बॉडी पोस्चर को ठीक करने से। और अगर इसके इलाज के बारे में बात करें तो हल्के दर्द के लिए दर्द निवारक दवाएं जो मेडिकल काउंटर पे उपलब्ध होती हैं वो ली जा सकती हैं। उसमें से सूजन को कम करने वाली दवाएं होती हैं। कुछ दवाएं जो नर्व्स हैं यानी स्नायु है उसको शिथिल कर देती हैं, उसको थोड़ा सा जो इम्पल्स का मूवमेंट है उसको कम कर देती हैं। दवाओं में और नारकोटिक्स को भी इंक्लूड किया जाता है। नारकोटिक्स जो है आप ऑन द काउंटर ऐसे नहीं ले सकते, वो किसी डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती हैं। और यदि वजह संक्रमण यानी इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन का इलाज करना होता है और व्यायाम करना होता है। व्यायाम इसमें कि अगर पेन हो रहा है तो आप बिल्कुल रेस्ट नहीं कर सकते। रेस्ट करेंगे तो जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाएंगी, वो कमज़ोर हो जाएंगी, तो जो आपका कंप्रेशन हो रहा है वो और भी बढ़ जाएगा। तो इसमें आराम करने की सलाह नहीं दी जाती। एक कंट्रोल्ड तरीके से व्यायाम करने की तरीका जो है पेशेंट को बताया जा सकता है। और इसके अलावा बात करते हैं तो फिजियोथेरेपी का रोल आता है और लेस देन 1%, 1% से भी कम लोगों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है यानी शल्य चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है इस साइटिका के पेन के बारे में। तो ये है साइटिका के इलाज के बारे में। और आगे और जो बात करें तो व्यायाम करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा व्यायाम जैसे पेट व रीढ़ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो जो कंप्रेस हो रहा है, जो उसके ऊपर जोर पड़ रहा है किसी नर्व रूट के ऊपर, उसको कम किया जा सकता है। कोई भी अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रेशर पड़ रहा है तो ऐसा कोई भी सामान उठाने के लिए घुटने को मोड़ने की जो सलाह दी जाती है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, जितना सीधा रखेंगे उतना नर्व रूट पे कंप्रेशन कम पड़ेगा और जो सिम्टम्स है वो कम होंगे, धीरे धीरे ठीक होने की तरफ बढ़ेंगे। बैठने के लिए ऐसी कुर्सी का उपयोग करें जिसमें पीठ को सपोर्ट मिले यानी बैक सपोर्ट मिले और पोस्चर सीधा रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट शरीर का वजन जो कि नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे शरीर का वजन जो है हमारी रीढ़ की हड्डियों के थ्रू हमारे पैरों में आता है। तो रीढ़ की हड्डियों में अगर शियाटिक नर्व का कंप्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से कम होएगा अगर हम पोस्चर को और अपने वजन को नॉर्मल रखेंगे। अगर वैकल्पिक इलाज की बात करें, ये सब तो इलाज हो गया, दवाइयाँ हो गई, व्यायाम हो गया, चिकित्सा हो गई। वैकल्पिक इलाज के बारे में भी बात करें तो एक नी पिल्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने में। ये आप देख रहे हैं कि दोनों पैरों के बीच में जो पिल्लो रखा हुआ है, इससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो आपका पोस्चर जो है मेंटेन रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। दर्द अगर ज़्यादा हो रहा है तो आइस पैक और हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे दर्द में आराम मिलता है। अगला जो थर्ड एक थेरेपी है एक्यूपंक्चर, ये भी दर्द निवारक जो थेरेपी है दर्द को कम करने में बहुत ही जो है लाभकारी है। और अगला है एक कायरो प्रैक्टिस, जिसमें कायरो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो जो बॉडी का जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसका अलाइनमेंट ठीक करते हैं। और अगर कोई स्पाइनल जो नर्व की रूट है इधर उधर थोड़ी सी खिसक रही होती है तो उसको भी अलाइन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये कायरो प्रैक्टिशनर्स करते हैं। तो ये नी पिल्लो, आइस पैक, एक्यूपंक्चर, कायरो प्रैक्टिस, ये कुछ अल्टरनेटिव मेडिसिन का हिस्सा है यानी वैकल्पिक इलाज का हिस्सा है, जिसको कि अपनाकर जो साइटिका के पेन है इसको कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये है नसों के बारे में यानी जो तंत्रिका के बारे में, जो कमज़ोर होती है उसकी वजह से जो
पेन आता है उसके कुछ सिम्टम्स के बारे में, उसके ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के बारे में और साइटिका के बारे में स्पेशली हमने बात की। तो उम्मीद है इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।